हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 11। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है? हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसे कागज वर्णलेख के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया नाम आया है, क्या? क्रोमेटोग्राफी। आपको शायद +1 में इसकी प्रैक्टिकल ना करके दिखाया जाए, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में होंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वर्णकों के अलग अलग वर्णकों के ग्राफ पर उनके चित्र देख सकते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार इस टेक्निक में अलग अलग वर्णकों के ग्राफ बन जाते हैं एक पेपर पर। उसे क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्णलेखिकी। नाम से पता चल रहा है कागज पर रेखा चित्र बनेगा। आगे देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों, कितने वर्णक होंगे? 4 वर्णक। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए जो क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा दिखाई देगा। क्लोरोफिल बी जो क्रोमेटोग्राफी में पीला हरा दिखाई देगा। जेंथोफिल पीले रंग का दिखाई देगा तथा कैरोटीनॉइड पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। और ये वर्णक आपने पहली बार इनके नाम नहीं सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे। जेंथोफिल वगैरह हमने एल्गी वाले चैप्टर में ये नाम सुना था। और कैरोटीनॉइड है, ये आपने कहाँ नाम सुना हुआ है? गाजर में। गाजर में क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीनॉइड। तो इससे हमें पता चलता है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो क्लोरोफिल वर्णक है वो अलग अलग होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। आगे देखते हैं। वर्णक वे पदार्थ है जिसमें प्रकाश के विशिष्ट तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंगदैर्घ्यता में प्रकाश के अवशोषण का अध्ययन करें। ये चित्र 11.3 में दिखाया गया है। चित्र को भी देखेंगे हम, डायग्राम को। अतः स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्यता एवं विबग्योर से परिचित होंगे। विबग्योर आपने पता होगा क्या है? अलग अलग कलर या रंगों के नाम की उनकी अवशोषण की अक्षमता के आधार पर उनको रखा गया है। यह आप सभी को पता है, नीचे की क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब हम चित्र 11.3 देखते हैं। ये इसका ए है जो 11.3 का। इसमें क्या दिखाया गया है? क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीनॉइड का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। ये अलग अलग इसमें दिखाया गया है। क्लोरोफिल ए, बी, ये किस में दिखाया गया है? क्लोरोफिल ए नीला रंग का होगा, कैरोटीनॉइड पीले रंग का दिखाया गया है और क्लोरोफिल बी इसमें क्या दिखाया गया है? हरे रंग का दिखाया गया है। अब हम चित्र ब देखते हैं। इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर ऑक्सीजन मुक्त होने के मापन को प्रदर्शित कर रहा है, चित्र ब। और स में देखते हैं क्या कुछ है। क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्णक्रम का अध्यारोपित दृश्य ग्राफ में दिखाया गया है। ये क्या है? इसमें अवशोषित प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में इस तरफ जा रही है। प्रकाश संश्लेषण की दर ये ब्लैक लाइन से दिखाई गई है और अवशोषण नीली लाइन से दिखाया गया है। क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये हमने इसके डायग्राम देखे। आगे देखते हैं इसको।
ए को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंग दैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा? क्या यह किसी अन्य तरंग दैर्घ्यता पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं? यदि हाँ तो वे कौन है? अब आप चित्र 11.3 ब को देखिए, जिनमें उन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र 11.3 से को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है? आगे पढ़ते हैं। ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले व लाल क्षेत्र में संपन्न होती है। क्या बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पर होगी? नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होंगे। और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होती है। आइए देखें यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थाइलेकोइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा केराटिन, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। आगे हम देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्या है देखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, क्या प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, ऑक्सीजन का निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण शामिल है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या शामिल है? प्रकाश का अवशोषण, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश के अवशोषण करते हैं ऊर्जा के लिए, और जल का विघटन करते हैं, और जल से ही क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC की फुल फॉर्म क्या होगी? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड कहते हैं, में गठित होता है। इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान इनके काम करने के अनुक्रम में। मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड का नाम इनकी खोज के आधार पे हुआ है, न कि इनके कार्य करने के आधार पर। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हजारों अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के, तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटेनी कहते हैं। क्या किसका निर्माण करेंगे? LHC का, जिसे एंटेनी कहते हैं। हम चित्र 11.4 देखते हैं। क्या दिखाया गया है इसमें? प्रकाश संग्रहण तंतु जाल बता रखा है। ये क्या है? वर्णकों के अणु। यहाँ पर ये फोटोन दिखाए गए हैं। ये अभिक्रिया केंद्र है पूरा, फिर प्रकाश ग्राही दिखाया गया है। आगे ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु क्या बनाएगा? अभिक्रिया केंद्र बनाएगा। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र प्रतीक होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 nm
पर होता है तथा P700 कहते हैं, और फोटोसिस्टम सेकंड अब्जॉर्प्शन 680 nm पर होता है जिसे P680 कहते हैं। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि फोटो सिस्टम एक में कौन सा होगा? P700। फोटो सिस्टम एक में क्या कौन सा होता है? P700 होता है शोषण के अंदर, और फोटो सिस्टम सेकंड में P680। याद रखना आपको, फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 होएगा, P700 होएगा, और फोटो सिस्टम सेकंड में P680। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके, आपको ये याद होने चाहिए। अगला है अपना इलेक्ट्रॉन परिवहन, इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन, फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि फोटो सिस्टम सेकंड किस में होगा? 680 में, और फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे साइटोक्रोम होते हैं, पहुंचा दिया जाता है। ये किस में दिखाया गया है? 11.5 में। देखते हैं हम, ये प्रकाश अभिक्रिया जेड स्कीम 11.5 में दिखाया गया है। ये कौन सा केंद्र है? फोटो सिस्टम सेकंड, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता है? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे, और यहाँ पर ये प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे भी प्रकाश का कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में ADP IP से ATP बनेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। फिर NADP पॉजिटिव से NADPH बनेगा। ये इसमें डायग्राम दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है, जो अपचय विभव मापन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम पीएच फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पीएच फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश के 700 nm तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। यह अन्य ग्राही अणु में, जिसका अपचयन रिडॉक्स विभव अधिक हो, स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं। परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP पॉजिटिव अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NAD पॉजिटिव को अपचयित कर NADPH पॉजिटिव H पॉजिटिव को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना फोटो सिस्टम सेकंड से शुरू होकर शिखरों प्रग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना तथा अन्य ग्राही स्थानांतरण और अंत अधोगामी होकर NADP पॉजिटिव को अपचयित कर NADPH प्लस H पॉजिटिव के बनने तक होती है। यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। क्या बोला गया है कि जो जितनी अभिक्रिया है वो फोटो सिस्टम सेकंड से होती हुई फोटो सिस्टम फर्स्ट तक होती है, और ये सारी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? जेड स्कीम। ओवरऑल ये कहाँ से शुरू होती है? फोटो सिस्टम सेकंड से शुरू होकर फोटो सिस्टम फर्स्ट तक जाती है, और पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जेड स्कीम। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचय विभव माप पर हो, मतलब इसमें जेड की आकृति बनती है, इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। आगे देखते हैं जल का विघटन।
अब आप पूछेंगे कि फोटो सिस्टम सेकंड में कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम सेकंड में निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरों को ले लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध फोटो सिस्टम सेकंड से है। जल H पॉजिटिव O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये 2O 4H पॉजिटिव प्लस O की 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें यह अच्छे प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन में फोटो सिस्टम सेकंड से संबंधित है जो थाइलेकोइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन्स एवं ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होते हैं? अवकाशिका ल्यूमेन अथवा झिल्लिका के बाहर की ओर। आगे देखते हैं हम चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोरिलेशन किसे कहेंगे? कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी का संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। कोशिकाएं कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जब एटीपी का संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया को तो हम फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। और फोटोफॉस्फोरिलेशन किसे कहेंगे? प्रकाश की प्रेजेंस में जब एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है उसे हम क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। आगे देखते हैं अब। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड पहले और फोटो सिस्टम फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे कि पहले जेड स्कीम में देख चुके हैं, एटीपी तथा एनएडीपी H पॉजिटिव दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। चित्र 11.5 में दिखाया गया है। ये 11.5 चित्र हमने पहले भी किया है, वही है। आगे हम डायग्राम साथ में 11.6 भी देख लेते हैं। प्रकाश प्रक्रिया जेड स्कीम में क्या प्रकाश होगा? एटीपी प्लस आईपी क्लोरोफिल। फोटो सिस्टम फर्स्ट में होगा ये P700 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह है और फोटो सिस्टम फर्स्ट का। जब केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लेमिली में होती है। ग्रेना की झिल्ली अथवा लेमिला में फोटो सिस्टम फर्स्ट अथवा फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिली झिल्लियों में फोटो सिस्टम सेकंड एनएडीपी रिडक्टेंस एंजाइम नहीं होते। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एनएडीपी पॉजिटिव में पारित नहीं होता बल्कि वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, न कि एनएडीपी H पॉजिटिव का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। आगे करेंगे रसो प्रसारणी परिकल्पना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या? रसो प्रसारणी परिकल्पना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है।
इस प्रक्रम का वर्णन रसो प्रसारणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति हो प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकोइड की होती है। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया का अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचित होती है जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरते हैं। ये हमने अध्याय 12 में देखेंगे। आइए यह समझे कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिसके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। ये चित्र 11.7 में दिखाया गया है। ये रहा रसो प्रसारण द्वारा एटीपी का निर्माण। इसमें कौन कौन सी दिखाएंगे? फोटोसिस्टम सेकंड 680 और फोटोसिस्टम फर्स्ट P700। ये क्या है? थाइलेकोइड झिल्ली। और इसके अंदर क्या होगा? उच्च विद्युत रासायनिक विभवपूर्णता और बाहर क्या होगी? कम होगी। और ये बाहर वाले एरिया क्या होगा? पीठिका। अब क्या है इसमें? फोटोसिस्टम सेकंड में देखते हैं, यह प्रकाश ग्रहण करता है, अवशोषित करता है। फिर यहाँ पर जल का ऑक्सीकरण होता है। इसमें वाटर से हाफ ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव बनेगा। फिर यहाँ पर प्लास्टोक्विनिन के प्रेजेंस में ये साइटोक्रोम B6 की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक H पॉजिटिव निकलता है। और फिर यहाँ से ये प्लास्टोसाइनिन की प्रेजेंस में फोटोसिस्टम सेकंड की तरफ जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर भी ये फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? प्रकाश का अवशोषण। और एफडी और एफएनआर की प्रेजेंस में NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव से NADPH बनता है। और यहाँ पर क्या होता है? अवकाशिका में H पॉजिटिव होता है और फिर ये ऐसे जाता हुआ एटीपी सिंथेसिस करता है और फिर एडीपी से पीआई से एटीपी का बनाता है। रसो प्रसारण द्वारा एटीपी का निर्माण। अब हम देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलेकोइड अवशिका ल्यूमेन में संचित होते हैं। क्या कहा गया है? जल के अणु का विघटन किसके अंदर होगा? झिल्लिका के अंदर होगा, तो वो ल्यूमेन में ही संचित होंगे। आगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतरी ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन अंदर की ओर अथवा झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। आगे देखते हैं, NADP रिडक्टेस एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन NADP पॉजिटिव को NADP H प्लस H पॉजिटिव में अपचित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा प्रोटॉन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन अवकाशिका में प्रोटॉन का संचयन होता है। इस प्रकार यह थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH का भी कम रहता है। आगे देखते हैं, हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर एटीपी का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद एटीपी सिंथेसिस पारगमन वाहिका CF नोट के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। आपने अध्याय 12 में एटीपी सिंथेस एंजाइम के बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा एटीपी सिंथेस एंजाइम 2 भाग होते हैं। इनमें एक F0
कहलाता है जो झिल्लिका में अंतर स्थापित होता है। एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटीन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है जो थाइक्लोइड की बाहरी सतह को जो स्ट्रोमा की ओर होती है पर उदर रूप से में होता है प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण एटीपी सिंथेसिस के कारण F1 में समरूपण परिवर्तन आता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा में प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। रसो प्रसारण केमियो ऑस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटीन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता एटीपी सिंथेसिस की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा उपयोग होता है ताकि थाइक्लोइड ल्यूमेन के एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेसिस के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। आगे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा से संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरण एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक होंगे। आगे क्या है, एटीपी तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं, ये हम आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है आप इनको चलाकर डबल की स्पीड करके कानों में लीड लगाकर सुनते रहिएगा, क्योंकि आपको मतलब NCERT की बुक को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इसका हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। इससे आपको हर बार कुछ नया याद आएगा और साथ में ये बुक आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जानने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मोटिवेटेड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।